नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। स्वागत करता हूं आप सभी का एक ऐसे सेशन में जिसकी चर्चा मेरे काफ़ी सारे साथी बहुत लंबे समय से करना चाह रहे हैं। हाल ही में देश के द्वारा, मंत्रालय के द्वारा एक आंकड़ा जारी किया गया एनएसओ की मदद से, जिसमें बताया गया कि भारत की जो ग्रोथ रेट है वो कई विकसित देशों से ऊपर है। भारत की जो जीडीपी ग्रोथ जो है वो दर्ज की गई है 13.6% के हिसाब से। तो आज के सेशन में हम विश्लेषण करेंगे कि जीडीपी की ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है, और जब देश की जीडीपी बढ़ ही रही है तो रोजगार क्यों नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि बड़ा सवाल यह है कि देश में अगर जीडीपी का मतलब समथिंग समथिंग पैसे से रिलेटेड है तो फिर ये जा किसके पास रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि आपके मन में भी काफ़ी सारे प्रश्न उठेंगे। इस प्रकार की खबरें सुनने के बाद फिर मन में एक संदेह उठता है कि ये क्या कहीं आंकड़ा फर्जी तो नहीं है, मतलब ये कोई आंकड़ा ऐसा तो नहीं है जिसको केवल बताने के लिए बस बताया जा रहा हो, इसका कोई अर्थ ना हो। तो ये तमाम पहलू हैं आज के सेशन के अंदर डिस्कशन के। सबसे पहला मुद्दा तो यही रहेगा कि जीडीपी ग्रोथ रेट अल्टीमेटली है क्या। इसके बाद में दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि अगर इतना ही बड़ा फिगर है कि हम दुनिया के कई देशों से ऊपर चल रहे हैं, कुछ इस तरह के ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि इंडिया तो 13.5% के हिसाब से बढ़ रहा है, लेकिन स्पेन, इटली, फ्रांस, चाइना, जर्मनी, यूके, यूएस ये इतना कम परसेंटेज के हिसाब से बढ़ रहे हैं। तो हमें ऐसा क्या मिल गया है, मतलब कौन सा ग्रोथ का इंजन हमारे लग गया है कि ये अचानक हम तो एकदम फर्राटे से आगे निकल गए, बाकी सब लोग पीछे रह गए। तो ये सवाल आज के सेशन में जरूर जानने लायक है, क्योंकि हम जहां पर जिनके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं वो सभी लोग बहुत ही पैसे वाले और डेवलप्ड नेशन है। उनके बीच में इस तरह की न्यूज आना कि इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ 13.5% है, तो निश्चित ही हमें सबको खुशी की अनुभूति होती है कि यार हमने तो बहुत कुछ तीर चला दिया है। तीर चला दिया है तो भाई फिर हम सब लोगों के साथ हालत ख़राब क्यों है, क्यों अल्टीमेटली रोजगार के लिए लोग परेशान हैं, है ना। तो चलिए सेशन के अंदर इस बारे में ही चर्चा करते हैं। तो साहब आपने यहाँ पर दो चीज़ें नोटिस करनी है कि इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ के बारे में जानकारी जो दी गई है इसमें एक तथ्य है जिसके ऊपर आप फोकस करें, दैट इज अप्रैल से जून क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2023। फाइनेंशियल ईयर ये जो चल रहा है ना अपना, अभी अप्रैल से लेकर के जो अगले मार्च के एंड तक चलेगा, ये फाइनेंशियल ईयर 2022-23 है। इसके क्वार्टर का मतलब होता है 3 महीने का एक क्वार्टर होता है ना। क्वार्टर का मतलब हो गया 3 बार 4-4 गिन लो आप, है ना, कि एक अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस प्रकार से साल भर में 4 क्वार्टर हुए। इनमें से जो पहला क्वार्टर है उसके अंदर हम लोगों ने जो ग्रोथ रेट दर्ज की है वो 13.5% की है, ठीक है। अब साहब इस ग्रोथ रेट के अंदर फास्टेस्ट इन ईयर लिखा गया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि साल तो शुरू ही हुआ है, आप इसको जनवरी से कंसीडर कर रहे हैं तब तो आप इस तरह की बात बोलेंगे। लेकिन जब ये लाइन लिखते हैं ना फास्टेस्ट इन ए ईयर, इसका मतलब क्या है, ये जनवरी वाले ईयर से लेकर अब तक की बात कर रहे हैं। यानी कि इससे पहले, अप्रैल से पहले जो क्वार्टर गया वो कौन सा था, फाइनेंशियल ईयर 21-22 का 4th क्वार्टर था। उसके अंदर जो ग्रोथ रेट थी वो 4.1% की थी। तो 4.1 के हिसाब से तो ये ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको फास्टेस्ट इन ईयर कहा गया है ना। तो तथ्यों को थोड़ा सा समझ कर चलें, क्योंकि ये नंबर गेम है। इस नंबर गेम में देख करके तो फीलिंग आती है, लेकिन इसको जब रियल में समझ लोगे तो लगेगा कि कुछ हुआ नहीं है। अब मैं उसी तरफ आपको लेके जा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फास्टेस्ट इन ईयर, ये बार बार जो गवर्नमेंट बोल रही है ना कि हमारा फास्टेस्ट इन ईयर, मैं फिर से कंफर्म कर दूं, फास्टेस्ट इन ईयर जनवरी से लेके अब तक की अगर देखा जाए तो उसमें लास्ट ईयर वाला फाइनेंशियल ईयर का जो वो था ग्रोथ रेट था, उसके अंदर 4th क्वार्टर का ग्रोथ रेट से कंपेयर करके बता रहे हैं ये इसको, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं हो रही है, फाइनेंशियल ईयर तो शुरू ही है, फाइनेंशियल ईयर का तो 1st क्वार्टर ही है जिसके बारे में ग्रोथ रेट दी जा रही है, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जीडीपी बताता हूँ, जीडीपी कितने प्रकार की होती है ये बताता हूँ, ग्रोथ रेट अच्छी है या नहीं ये बताता हूँ, और इसका प्रभाव हम पर क्या पड़ेगा ये भी बताऊंगा। सबसे आसान भाषा के अंदर फिर से समझिए, हालांकि मैं कई बार इस बात को बता चुका हूं। जीडीपी होती क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ये क्या होता है साहब, ये समझ लीजिए कि एक देश अपने साल भर के अंदर जितनी भी सर्विसेज और वस्तुएं पैदा करता है उनकी कीमत ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाती है। अब आप पूछेंगे सर वस्तुओं की कीमत कैसे नापी जाती है, तो साहब जिस तरह की कीमतें चल रही हैं, आप और हम जो पे कर रहे हैं वो कीमत ही तो है, और क्या है, आप पे कर रहे हैं, कॉस्ट पे कर रहे हैं। फिर आपके दिमाग में सवाल बनेगा, सर एक देश के भीतर यानी हमारे बॉर्डर के अंदर अंदर जितना भी माल पैदा हो रहा है उस सब की कीमत, मैंने कहा बिल्कुल। तो बोले सर अगर मान लीजिए हमारे देश के अंदर हुंडई जो कि जापान की कंपनी है वो यहाँ पर कार बनाती है, या एप्पल जो कि अमेरिका कंपनी है वो यहाँ पर आईफोन बनाती है, तो उनकी जो कीमतें हैं वो भी हमारी जीडीपी में काउंट होंगी। आंसर है जी हाँ, वो भी हमारी जीडीपी के अंदर ही काउंट होंगी, और उन्हीं को काउंट करके, क्योंकि उनकी भी तो कीमत हमारे ही देश की कीमत कंसीडर की जाएगी। इसलिए आपने सरकारों को कहते सुना होगा कि आप मेक इन इंडिया को बढ़ावा दीजिए। मेक इन इंडिया का मतलब क्या हुआ कि आप हमारे देश के अंदर निर्माण
करिए, जब 1 साल के भीतर हमारे देश की सीमाओं के अंदर वस्तुओं का निर्माण होगा तो वस्तुओं के निर्माण होने से स्वतः ही हमारी जीडीपी बढ़ने लगेगी। क्यों? क्योंकि हमारे देश में, अब फिर आप पूछेंगे इससे फायदा क्या हुआ? एक अमेरिकी कंपनी देश में आके सामान बनाती है, या फिर चाइनीज कंपनी हमारे देश में आके सामान बनाती है, जापानी बनाती है, फायदा इससे हमको क्या हुआ? आपको रिसेंटली याद होगा, मैंने एक सेशन भी कराया था अभी कि 12,000 से सस्ते के जो फोन है वो नहीं बंद होंगे। आपको याद होगा मैंने बताया था, जिसमें जो मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी हैं वो कहते हुए पाए गए थे कि हम तो ये चाहते हैं कि वो आकर के मोबाइल बनाएं, लेकिन बना के यहां से बना के बाहर ले जाएं, यानी देश के अंदर आप सामान बनाइए। तो फिर आप पूछेंगे क्या आत्मनिर्भर भारत प्रमोट करना चाह रहे हैं या फिर मेक इन इंडिया प्रमोट करना चाह रहे हैं? चाहते क्या हैं? हम मेक इन इंडिया चाहते हैं। उससे क्या होगा? जब देश के अंदर ही प्रोडक्शन होगा तो स्वाभाविक है आप देश के ही लोगों को रोजगार देंगे। इसलिए जो जीडीपी होती है ना, इसकी ग्रोथ रेट में सीधा सीधा रोजगार जुड़ा हुआ होता है। तो जैसे जैसे देश की जीडीपी बढ़ती जाएगी, ऑटोमेटिकली स्वाभाविक है कि वस्तुओं का उत्पादन देश में होगा, सर्विसेज का उत्पादन होगा। अब वो करने वाला कौन है? ये सेकेंडरी पार्ट है। तो देश क्या मानता है कि उससे हमें रोजगार मिलेगा। पहला पॉइंट आपको यहां तक समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है साहब। अब इसमें एक बात और बनती है, और वो क्या है कि सर जीडीपी की ग्रोथ रेट नापते कैसे हैं? क्या है तरीका, क्या है, कैसे काउंट किया जाता है? देखिए इसके 2 तरीके होते हैं देश के अंदर। अच्छा, एक न्यूज और आप देख लीजिएगा, इंडिया की Q1 की जो जीडीपी है ना वो 13.5% के हिसाब से बढ़ी है ऑन लो बेस इफेक्ट। अब ये क्या है, मतलब लो बेस इफेक्ट क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ में लिखा है मिसेस एस्टिमेट्स, यानी कि इसने जो अनुमान थे उनको मिस कर दिया है। तो ये लो बेस इफेक्ट क्या है, अब इसको भी समझेंगे, लेकिन पहले जीडीपी के दोनों प्रकार समझ लीजिए आप। देखिए फिलहाल के लिए आप इसको ऐसे समझिए कि लास्ट ईयर जो क्वार्टर था ना, क्वार्टर से मतलब वही क्वार्टर 1 2 3 4, एक साल के अंदर जो 4 क्वार्टर हैं उनके अंदर अगर हम देखते हैं तो जो 4th क्वार्टर था वो 4.1% के हिसाब से बढ़ा था। मैंने फिर से आपसे कहा ये जनवरी 2022 की बात है, लेकिन हमारे लिए जो ऑफिशियल क्वार्टर शुरू हुआ वो कब से हुआ? फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से। तो अप्रैल के हिसाब से हम देखते हैं तो ये जो फिलहाल जो दिखाई दे रहा है ये 13.5% वाला जो ये डेटा दिख रहा है आपको, मैं फिर से कंफर्म कर दूं, 4 बार एक ही लाइन बोल रहा हूं, 2022 अप्रैल से लेकर के ये अप्रैल का ही या फिर मार्च 31 तक 2023, ये आपका फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? FY 2023 जो आप ये लिखा हुआ देख रहे हैं, इसको फाइनेंशियल ईयर कहा गया है। इसके अंदर 4 क्वार्टर हुए, कौन कौन सा? एक हुआ अप्रैल से लेकर के जून तक का। ये जो फर्स्ट क्वार्टर है ना, इसकी न्यूज आप ये वाली पढ़ रहे हैं जो 13.5% देख रहे हैं। अब आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आएगा कि ये वाली जो लाइन लिखी है ये क्या है? तो ये लिखा हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2022। दैट मीन्स ये शुरू हुआ होगा कब से? अप्रैल 2021 से लेकर के मार्च 2022 तक। अब मार्च 2022 तक की जो बात आई उसमें 2022 का साल तो कंसीडर किया जाएगा ना, तो 2022 का साल कहीं यहां से शुरू हुआ होगा इसके लिए जो आया। तो मार्च 2022 के अंदर जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने आए, तो जनवरी फरवरी मार्च जो था वो Q4 था। Q4 किसका था? फाइनेंशियल ईयर 2022 का था, FY 2022 का था। अब ये जो Q4 था ना, इस Q4 में जो ग्रोथ थी उसको इससे अगर कंपेयर कराओगे तो स्वाभाविक रूप से आपको क्या लग रहा है कि यार जनवरी 2022 से लेकर के अब तक की अगर रेट कंपेयर की जाए तो फास्टेस्ट ग्रोथ हमने की है। तो बोलने में जबरदस्त, देखने में अच्छा लग रहा है कि हमने फास्टेस्ट ग्रोथ रेट ले ली। दुनिया को भी फील आ रहा है कि साल भर के अंदर बेहतरीन ग्रोथ रेट। कंपेयर ऐसे नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपको कंपेयर करना है तो इस पूरे साल के एवरेज से करो, इस पूरे साल का एवरेज निकालो। इस पूरे साल का एवरेज कैसे निकालें? यहां पर जो दिखा रखा है वो तो 8.4 तक ही दिखा रखा है, इससे आगे वाला दिखा नहीं सकते। क्यों नहीं दिखा सकते? क्योंकि अगर मैंने वो वाला आपको दिखा दिया उसमें तो हम 20% के हिसाब से बढ़े थे। इससे पहले वाला जो क्वार्टर है ना, Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22, उसके अंदर हमारी ग्रोथ रेट 20 थी। उसके हिसाब से देखोगे तो हम तो बहुत पीछे रह जाएंगे। समझ में आ रहा है? इस पीक को ऊंचा रखने के लिए न्यूज़पेपर्स भी क्या करते हैं, इसको तो नीचे दिखा रखा है, इसको ऊपर, ताकि फील गुड आपके अंदर आए। वास्तविकता में ये पीक बहुत ऊपर है, ये यहां पर है, ये और भी ऊपर है, 20 पे गया हुआ है। समझ रहे? उसके हिसाब से तो आप अभी नीचे ही हो। तो एक बात पहले ये समझो कि जो न्यूज़ में आया कि हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया है, तो वो तीर मारा नहीं गया है, उसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। अभी मैं आपको और आगे लेके चल रहा हूं, ठीक है साहब। तो ये जानकारी कौन देता है? ये कहां से आती है सर ये जानकारी? और ये आरबीआई वगैरह का लफड़ा क्या है, थोड़ा सा बताइए। तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल प्रोग्राम एंड इंप्लीमेंटेशन। ये नेशनल स्टैटिकल ऑफिस के माध्यम से डेटा जारी करती है। तो डेटा में अब यहां पर एक शब्द यूज हुआ है, अब आप इस शब्द को पढ़ें। यहां लिखा हुआ है रियल जीडीपी।
अब ये रियल क्या होता है? क्यों साहब ये भी मजाक करते हैं क्या? मतलब एक रियल हो गई एक फेक हो गई, ऐसे होता है क्या है? तो कोई मतलब क्या है ये चीज़? नहीं, ऐसा नहीं है। जीडीपी हमारे देश में दो प्रकार की हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो है रियल और एक है नॉमिनल। अब ये दो टर्म समझिएगा। तो देखिए यहाँ क्या लिख रहा है, रियल जीडीपी, और जो दूसरा टर्म लिखा है वो क्या लिखा है, नॉमिनल जीडीपी। अब ये दोनों में क्या अंतर है मैं वो भी आपको बताऊंगा। पहले दोनों में फर्क देख लीजिए। रियल जीडीपी जो पहले क्वार्टर में हमको मिली है वो 13.5% मिली है। कितना मिली है? 13.5% फर्स्ट क्वार्टर में। क्वार्टर समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अगर मैं लास्ट ईयर बोले तो जो इससे पहले वाला ईयर 2021-22 वाला फाइनेंशियल ईयर 2022 गया, उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो प्रथम क्वार्टर था उसकी ग्रोथ रेट 20.1% थी। तो टेक्निकली तो आपने ग्रोथ रेट बढ़ाई नहीं है जनाब, घटाई है। अगर कंपेयर किया जाए तो दोनों क्वार्टर्स के अंदर भी कंपैरिजन साफ है, पहली बात। दूसरी बात, अब यहां पर सर ये शब्द यूज किया गया रियल जीडीपी और दूसरी तरफ यूज किया गया नॉमिनल जीडीपी। इनमें भी कितना अंतर है हम वो देखते हैं। अभी एक बार के लिए लास्ट ईयर वाली बात थोड़ी देर के लिए हटा दो, मैं उसको बेस ईयर समझाऊंगा तब काम में लूंगा। फिलहाल के लिए आप ये समझिए। तो साहब हमने तब तक आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक चीज बता दो, चलो हमारे देश में रियल जीडीपी काउंट करते समय बेस ईयर कौन सा यूज करते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो, है ना। हाँ, तो अभिषेक लिख रहे हैं लो बेस इफेक्ट है सर। हाँ बिल्कुल लो बेस इफेक्ट है, वही मैं आपको बताऊंगा, थोड़ी देर रुकिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको रियल और नॉमिनल समझा देता हूं। हमने जब यहां पर अर्थ देखा तो रियल के अंदर 13.5% और नॉमिनल में लिखा हुआ है 26.7%। ये देख करके तो और गजब गूजबम्स आते हैं। गूजबम्स किस बात के, कि भारत के अंदर जो जीडीपी बढ़ी है वो नॉमिनल में तो 26.7% बढ़ी है। तो अब ये सब होता क्या है, रियल और नॉमिनल, ये भी समझ लीजिए। हमने हालांकि डेटा रियल का शेयर किया, लेकिन सरकार ने डेटा नॉमिनल का भी शेयर किया कि साहब मजा आ गया, लेकिन ये मजा नहीं है। तो जीडीपी क्या है मैंने वो बता दी। दो प्रकार से होती है वो मैं आपको बता देता हूं। हाँ जी, 2011-12 बेस ईयर, बहुत बढ़िया है ना। ये कुछ लोग जो प्रीवियस ईयर लिख रहे हैं ये नहीं है। तो अब यहां पर क्या है, दो तरह की जीडीपी हमारे देश के अंदर होती है। कौन कौन सी, रियल और नॉमिनल। रियल जीडीपी जो होती है ना उसमें बेस ईयर लिया जाता है। बेस ईयर से मतलब ये हुआ उसके कंपैरिजन में 2011-12 में जब किसी वस्तु की कीमतें जो थी उसके हिसाब से अब 2022-23 में जिस वस्तु की जो कीमत है इनके अंतर को कैलकुलेट करके निकाला जाता है। अब आप पूछेंगे क्या बात कर रहे हो, अंतर को कैलकुलेट करके मैं समझा नहीं, क्या किया जाता है, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। अंतर तो बहुत ज़्यादा आ गया। नहीं, फिर से समझिए। आज मान लीजिए कि ये जो पेन है ना, ये पेन हो सकता है कि आज 2022 में 100 रुपये का हो, ठीक है, लेकिन 2011-12 में ये कितने का था? ये 2011-12 में हो सकता है पेन उस समय 50 रुपये का हो। तो 50 रुपए को ध्यान में रख करके ही जो रेट निकाली जाएगी या जो जीडीपी कैलकुलेट की जाएगी, दैट इज रियल जीडीपी। मतलब बेस ईयर पीछे वाला ले रखा है। तो आप पूछेंगे तो सर इससे तो फायदा नहीं हुआ, मतलब दिखाने में मजा नहीं आएगा। मजा तो तब आएगा जब आज के भाव लगाओगे, क्योंकि आपने क्या पढ़ा, जीडीपी क्या है, एक देश के अंदर जितनी भी वस्तु या सर्विसेज हैं उनकी कुल कीमत जीडीपी है। तो ऐसी स्थिति में आज की कीमत लगाओगे तो सर ये तो बहुत शानदार फीलिंग देगा। मैंने कहा फीलिंग देगा, मैंने कहा ऐसे तो आप लास्ट ईयर की फीलिंग लगाओ, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार की लगाओ तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। बोले हाँ सर वही तो हम कह रहे हैं। तो मैंने कहा फिर तो एक काम करो, आप प्रोडक्शन बंद कर दो, प्रोडक्शन बंद करके इन्फ्लेशन बढ़ाने पर फोकस करो, आप कुछ मत करो, केवल इन्फ्लेशन बढ़ाओ। बोले इन्फ्लेशन से मतलब, मैंने कहा इन्फ्लेशन से मतलब ये है कि लास्ट ईयर कोई सब्जी 10 रुपए किलो थी, अब आप उसको 20 रुपए किलो कर दो। सब्जियां पैदा मत करो, केवल भाव बढ़ा दो। भाव बढ़ा दोगे तो भी तो सारी जो सब्जी पहले जो 10 रुपए किलो थी, अगर वो 100 किलो किसी ने खरीदी तो वो 1000 की हुई, इस बार वो ऑटोमेटिक 2000 की हो गई। तो दिखाने वाले के लिए तो साहब आपकी जीडीपी जबरदस्त बढ़ गई, क्योंकि आपने ही तो कहा था कि वस्तुओं की जो पैदा हुई वस्तुएं हैं उनकी कीमतों का कैलकुलेशन ही साहब जीडीपी है। आ गई बात समझ में? ये जो कैलकुलेशन मैंने अभी आपको बताई कि वस्तुओं की कीमत जो इन्फ्लेशन समेत शामिल हो जाए उसको अगर जोड़ लिया जाता है तो नॉमिनल जीडीपी बनती है, ठीक है। वहीं रियल जीडीपी कब बनती है? जब हम बेस ईयर पर जाकर वैल्यू काउंट करते हैं। सरकार ने क्या काउंट करके बताया है आपको? रियल जीडीपी बताया, दैट मींस बेस ईयर वाली चीज। इसी वजह से नॉमिनल जीडीपी मतलब मैक्सिमम टाइम जो है वो रियल जीडीपी से
ज़्यादा ही होती है। आप यहाँ पर डेटा उठाकर देख सकते हैं। मैं हमेशा नहीं बोल रहा हूँ, क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ देशों में ऐसा भी हो सकता है वस्तुएं बाद में सस्ती हो जाए, मतलब ये एक संभावना तो बनाई जा सकती है। ठीक है, तो ये जो आपने अभी देखा, उम्मीद है कि आपको रियल वर्सेस नॉमिनल में अंतर समझ में आ गया होगा। ठीक है, बेस ईयर के आधार पर। अब एक सवाल बनता है, सर ये बेस ईयर तो सुन लिया, अब ये बेस इफेक्ट क्या है? क्योंकि इस न्यूज़ में एक लाइन और लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? 13.5% ऑन लो बेस इफेक्ट। अब ये लो बेस इफेक्ट क्या है? अब देखो, लो बेस इफेक्ट का मतलब समझाता हूं। मुझे ग्रोथ कंसीडर दिखानी थी। ग्रोथ कंसीडर दिखानी थी मतलब मान लीजिए हम यहां खड़े हुए थे, कभी हम यहां खड़े हुए थे और हमने यात्रा करी, हम यहां पहुंचे, फिर हमने यात्रा करी, हम यहां पहुंचे। ठीक है साहब, अगर हम किसी से इसी को ग्राफ में दर्शा के पूछें कि साहब हमने कितनी यात्रा करी, हम कितना आगे बढ़े, तो सामने वाला व्यक्ति कह देगा साहब आप ठीक ठाक बढ़ रहे हो, आप देखो आप कितना अंतर दिखाई दे रहा है। आप मान लीजिए 2020 में यहाँ खड़े थे या 2021 में आप यहाँ खड़े थे, 22 में जाकर के आप यहाँ खड़े हो गए, सर आप बड़े तो हुए हैं। मैंने कहा अच्छा, ग्रोथ रेट कंपेयर करनी है अगर मुझे, तो इसको देखकर फीलिंग ये आती है कि हम ग्रोथ तो की है, हम आगे तो बढ़े हैं। मैंने अब क्या किया, मैंने इससे कहा कि मैंने कहा भाई परसेंटेज में बताओ हम कितना आगे बढ़े। तो इसने कहा सर पहले आप 10 किलोमीटर चले थे, इस बार आप 10 और 10 20 किलोमीटर चल गए, आपने 100% की वृद्धि दिखाई है। मैंने कहा बहुत बढ़िया यार, हमने 100% की वृद्धि दिखा दी। अब मैंने क्या किया, यहां पर मतलब 10 यहां पर चले, 10 यहां पर चले। अब मैंने कहा एक काम और करते हैं यार। बोले बताओ। हमने कहा थोड़ा और चलो आगे। बोले हाँ। इस बार मान लीजिए कि हमारे कोरोना आ गया, कोरोना आ गया और हम लटक गए नीचे की तरफ, हमारी ग्रोथ नहीं हुई, हमारे घर का जो पैसा था ना वो भी खत्म हो गया, हमारा घर का पैसा खत्म हो गया, यानी हम -10 में चले गए। हम -10 में चले गए। ये मान लीजिए कि साल था 2023। अब मैं पीछे की तरफ थोड़ा सा लौट लेता हूं, इसको 20 कर देता हूं या फिर इसको 19 कर देता हूं ताकि आप इसको समझ पाएंगे। 19, ये 20, ये 2021 की बात कर ली मान लीजिए मैंने, तो हम नीचे माइनस में चले गए। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अगले साल हम फिर थोड़ा आगे चले। अब हम आगे चले तो ये जो साल था ना देश के लिए कोरोना वाला साल था, इस बार क्या हुआ साहब, हमने यहां तक भी पहुंच गए। कहां तक पहुंच गए? अब देखना ध्यान से, पहले 10 के ऊपर 10 चले थे तो आपने कहा 100% ग्रोथ करी है हमने। कितनी परसेंट ग्रोथ करी? 100% ग्रोथ करी। मैं अब क्या कह रहा हूं कि आप -10 थे, आप केवल 0 पे भी आ गए ना, -10 से 0 पर भी आ गए। 0 से मतलब है कि मैं केवल यहां आकर के भी खड़ा हो गया ना, अगली साल मान लीजिए 2022 में मैं यहां आकर के भी खड़ा हो गया, तो सरकार की नजर में या आम बोलचाल की भाषा में मेरी ग्रोथ तो 100% ही हो गई। -10 से 0 पे आ गया मैं, 100% ग्रोथ आ गई। और अगर मैं जहां पहले था, कहां पर था मैं पहले? मैं 10% पे यहां पे था। अब वापस मैं अगर 10 पर ही आ जाता, मान लो यहां आ जाता, तो इस -10 उससे 0 और फिर उससे ऊपर, ये तो डबल डिजिट ग्रोथ हो गई साहब। 10, 0 और 10 यानी पॉजिटिव में 200% हो गई ये तो साहब। फिर क्या हुआ, फिर हम इसको थोड़ा और आगे ले गए, जबकि सुनने में तो कितना अल्टीमेट लगा। ये अल्टीमेट क्यों लगा कि साहब हमने इतनी % की ग्रोथ कर ली। वास्तविकता में क्या था, आप जहां थे वहीं की वहीं खड़े हुए हो। इस वजह से कहते हैं कि यदि आपसे जस्ट पहले वाला जो साल है वो बहुत घाटे में गया हुआ है, तो उसके कंपैरिजन में आपकी हर ग्रोथ बड़ी लगेगी, भले ही आप ओवरऑल अभी पुराने दिनों से ही बाहर ना निकले हों। बात समझ गए आप? ओवरऑल आप पुराने दिनों से ही बाहर नहीं निकले, लेकिन सुनाने वाले के लिए आपने जबरदस्त ग्रोथ कर दी है कि साहब हमने इतनी % की ग्रोथ की है। अरे तो भैया पहले गड्ढे में चले गए थे, उसको तो काउंट करो, आप वहां से निकल, तो फिर आप कब मानोगे कि हमने कुछ किया है? हमने कहा भाई हम तब मानेंगे जब आपका जो पिछले साल का औसत था आप उससे ज्यादा होकर दिखाओ। अभी तक हम उस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं। आ गई बात समझ में? तो हमने लो बेस इफेक्ट समझा दिया। बेस जब लो है तो आपको इफेक्ट तो पॉजिटिव दिखेगा ही ना। तो सर एक बात बताइए, इसका फायदा किसको मिलता है? मैंने कहा नंबर्स को फायदा मिलता है, इसको और किसी को फायदा नहीं मिलता। आपको यहीं से वो लाइन समझ में आ जानी चाहिए। कौन सी? जब हमने कहा चाइना ने 0.4% की वृद्धि करी, तो भाई साहब वो कोरोना काल में वो माइनस में नहीं गया था हमारी तरह, हम माइनस में बहुत गहराइयों में उतर गए थे। समझ गए?
चाइना माइनस में गया ही नहीं, वो इकलौता कंट्री ऐसा बचा जो कि सकारात्मक रूप से ग्रोथ करता रहा। तो उसकी तो 0.4 भी बढ़िया ही है। अभी हमने लास्ट ईयर की भी डिजिट क्रॉस नहीं की है। उम्मीद है कि अब शायद थोड़ा बहुत आप इस बात को समझ पाएं। नंबर्स को मैंने बता दिया है। आप यहां पर लास्ट ईयर से अगर कंपेयर भी करते हैं तो लास्ट ईयर का जो फर्स्ट क्वार्टर था, उस फर्स्ट क्वार्टर के अंदर जो सर्विसेज का सेक्टर था, ये आप इधर देख सकते हैं, वो 10% के हिसाब से ग्रोथ कर रहा था। लेकिन लास्ट ईयर हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था वो 49% की दर से ग्रो कर रहा था। इस बार वो 4.8% की दर से ग्रो कर रहा है। मतलब तुलनात्मक रूप से हम मैन्युफैक्चरिंग में इस साल नीचे हैं, ये ध्यान से समझिएगा। यानी मेक इन इंडिया का प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार से एग्रीकल्चर में हमें सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है, सर्विसेज में हमें सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है, लेकिन ट्रेड और होटल्स में हमें सकारात्मक प्रभाव नहीं दिख रहा है। माइनिंग में भी नहीं मिल रहा है। इसके साथ साथ पावर एंड गैस में हमें पॉजिटिव मिला है, लेकिन कंस्ट्रक्शन में तो बहुत नीचे चला गया है। यानी कि एक प्रकार से कंस्ट्रक्शन हमारा पिट गया, इसके साथ साथ हमारा मैन्युफैक्चरिंग पिट गया। और साथियों, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन ही देश के वो दो सबसे बड़े सेक्टर हैं जो लेबर इंटेंसिव हैं। लेबर इंटेंसिव हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? लेबर इंटेंसिव होने का मतलब है लोगों को रोजगार देने वाले हैं, क्योंकि जितना ज्यादा कंस्ट्रक्शन होगा उतने ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, और जितना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी उतना ज्यादा कारखानों में जाकर के लोग जॉब करेंगे। अब ये दोनों ही चीजें जब हमारी इस बार माइनस में चली गई हैं, तो माइनस से मतलब तुलनात्मक रूप से कम हो गई हैं, तो रोजगार स्वतः ही कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपके नंबर्स भी रोजगार को नहीं बढ़ा पा रहे। उसके लिए दो मेजर सेक्टर मैंने आपको बता दिए जिसकी वजह से ये सब हुआ है। ठीक है, हाँ जी, उम्मीद है यहां तक। सर आपने तो रुला ही दिया। मैं रुला नहीं रहा हूं। एक व्यक्ति लिख रहा है सर यहां पे आप तो संघी हैं। अच्छा, संघी ऐसी बात बताते हैं क्या? गुड, चलिए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अब ये बात समझ में आ गई होगी। रियल जीडीपी क्या है, नॉर्मल जीडीपी क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। सेक्टर वाइज मैंने सारी बातें अब आपके सामने रख दी हैं, तो बाकी इसमें कुछ बताने जैसा अब है नहीं। बाकी सब बातें मैंने क्लियर कर दी हैं। ठीक है साहब, फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने सभी साथियों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा रेफरल कोड अंकित 10 है, जिसका यूज़ करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं ऑन ऑल टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शंस। एक अच्छी सूचना ये है कि अनअकैडमी इस टीचर्स दिवस पर, ये जो आ रहा है शिक्षक दिवस 5 सितंबर को शाम 6 बजे आपके लिए कुछ गजब की चीज़ लॉन्च करने जा रही है। उसका आप इंतज़ार करें। हम 6 तारीख को ही आपको इसके बारे में अपडेट, मतलब 5 तारीख को ही शाम 6 बजे इसके बारे में अपडेट करेंगे। अनअकैडमी 1 के नाम से है। आप गैस कर सकते हैं कि अनअकैडमी ऐसा क्या लॉन्च करने जा रही है। अपनी प्रेडिक्शंस को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि टॉप एडुकेटर्स के बनाए कंटेंट को आप लोग पढ़ना चाहते हैं, क्लासेस देखना चाहते हैं, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, प्रीलिम्स, ऑप्शनल, सभी की बेहतरीन क्लासेस अगर आप करना चाहते हैं तो गो एंड गेट दी सब्सक्रिप्शन। इजी EMI ऑप्शंस पर आपको वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।